तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय से सभी संबंधित सूत्र और इसकी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं, जिससे इसके सभी प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी जाएगी। तो आज मैं इसके सभी सूत्र और इसकी सभी परिभाषाएं बहुत ही अच्छी तरह से बता देता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी परिभाषा है सबसे पहले समांतर श्रेणी। अब देखो, पदों की ऐसी श्रृंखला जिनका अंतर समान होता है वह समांतर श्रेणी कहलाती है, जिसे हम एपी से व्यक्त करते हैं। अब एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उदाहरण में मैं लिखा हूँ 3 उदाहरण कि 3, 6, 9, 12, 15। अब देखिए, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 है, इनके बीच का अंतर बिल्कुल समान है। अगर हम 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि इन सभी का अंतर कितना है? समान है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है 5, 10, 15, 20। उसी प्रकार 2a, 4a, 6a, 8a। यानी इन सभी समांतर श्रेणियों का अंतर जो है समान है, इसलिए यह क्या है? समांतर श्रेणी है। अगर इस 15 के बाद यहाँ पर मान लो 16 आता तो ये समांतर श्रेणी न कहलाती, क्योंकि इसके सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए। अतः यह क्या है? एक समांतर श्रेणी है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्वांतर। अगली परिभाषा है हमारी कि सर्वांतर। अब देखो, इसकी परिभाषा है कि समांतर श्रेणी के सभी पदों का समान अंतर सर्वांतर कहलाता है, और जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं। अब डी से क्यों? डी से डिफरेंस, और डिफरेंस का ही डी लिया गया है। उदाहरण में मैंने लिया है कि 5, 10, 15, 20। अब देखिए, ये जो है इनके सभी पदों का अंतर है 5, तो इसलिए इस समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर हुआ वो 5 हुआ। मान लो कि अपन यहाँ पर उदाहरण 1 में देखें यहाँ पर कि 3, 6, 9, 12, 15, तो इसके सभी पदों का जो अंतर है वो है 3, तो इसलिए इसका जो सर्वांतर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके सभी पदों का अंतर सेम है, तो इसका जो आएगा सर्वांतर वो 2a हो जाएगा। तो आप लोग समांतर श्रेणी और सर्वांतर तो समझ गए होंगे। सर्वांतर का मतलब कि समांतर श्रेणी के सभी पदों का अंतर समान जो होता है वही होता है सर्वांतर। अब देखिए, अब इसके हम सूत्रों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सूत्र है वो है nवां पद। इस सूत्र को हम nवां पद कह देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी लिख के आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि समांतर श्रेणी के अंतिम पद, प्रथम पद, n यानी कि पदों की संख्या और सर्वांतर दिया हो तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, या फिर इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। तो इसका सूत्र है an बराबर a प्लस n-1d। अभी जो ये an होता है वो होता है अंतिम पद, a जो होता है वो प्रथम पद होता है, n जो होता है पदों की संख्या, और d जो होता है सर्वांतर। अभी मैं इनके बारे में सभी डिटेल से समझाऊंगा। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र आता है उसको बोलते हैं योग सूत्र। अब देखिए, जो योग सूत्र है Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस छोटा कोष्ठक n-1 छोटा कोष्ठक बंद और d फिर बड़ा कोष्ठक बंद, ये होता है योग सूत्र। अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि योग सूत्र लिखिए तो हमें यही वाला सूत्र लिखना है। अब इसके बाद एक और योग सूत्र आता है जो छोटा वाला होता है, लेकिन उसमें लिख के आएगा कि जब अंतिम पद an दिया हो। अब an को हम l भी बोल देते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर दोनों प्रकार से लिख दिया है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस l। an को हम l बोल सकते हैं, l को an बोल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक और योग सूत्र आता है n धन पूर्णांकों का योग सूत्र। तो जो ये सूत्र है ये प्रश्नों में तो कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है। लिख के आएगा कि n धन पूर्णांकों का योग सूत्र लिखिए। तो Sn बराबर n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1/2, ये होता है हमारा n धन पूर्णांकों का योग सूत्र। उसी प्रकार फिर उसके बाद आता है हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी एपी का व्यापक रूप, और इसी को बोल देते हैं कि एपी का सूत्र, या फिर एपी का मानक रूप, या फिर व्यापक रूप, कुछ भी प्रकार से लिख के आ जाएगा। तो इसका जो सूत्र है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इसके बाद आ जाता है a प्लस 5d, इसके बाद आ जाता है a प्लस 6d। अभी जो मैं ये लिखा हूँ समांतर श्रेणी के 5 पदों तक लिखा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे प्रथम पद के लिए a, दूसरे पद के लिए a प्लस d, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d, चौथे पद के लिए a प्लस 3d,
5वें पद के लिए a+4d, उसी प्रकार 6वें पद के लिए आ जाता a+5d, 7वें पद के लिए आ जाता a+6d। अगर उसी प्रकार मैं बात करूं कि 10वें पद के लिए, तो अपन 10वें पद के लिए लिख देते a+9d। अगर हम 50वें पद की बात करें तो हम 50वें पद को लिख देते a+49d। तो कुल मिला के कोई किसी भी पद को ज्ञात करना हो तो हम ऐसे सूत्र निकाल सकते हैं। मान लो कि हम इसे बोला कि 100वें पद का सूत्र क्या होगा, तो हम लिखेंगे a प्लस और 100 में से एक माइनस करेंगे तो 99 और d से यानी सर्वांतर से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार अगर हमसे बोला जाए कि 500वें पद का सूत्र क्या होगा, तो a प्लस 500 से एक कम 499, तो 499d। तो ऐसे हम सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ संक्षिप्त रूप दिए हैं, जैसे AP को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। उसी प्रकार हम n को बोलेंगे पदों की संख्या, an को बोलेंगे अंतिम पद, और d को बोलेंगे सार्वंतर, और sn को बोलेंगे योग, और a को या फिर a1 को, चाहे a1 लिखो चाहे a लिखो, इनको बोलेंगे प्रथम पद। अब देखिए हम कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखो उदाहरण के लिए मैंने एक AP ली है 4, 8, 12, 16। इसके आगे और बढ़ती जाएगी, जैसे अगर बिंदी बिंदी लिखी है तो इसका मतलब ये AP जो है अनंत तक जा रही है। जो ये 4 है वो है हमारा प्रथम पद, जिसको हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे या फिर हम A1 लिख देंगे। उसी प्रकार जो हमारा 8 है वो है हमारा दूसरा पद, जिसको हम A2 लिखेंगे। 12 जो है वो है हमारा तीसरा पद, A3 लिखेंगे। 16 जो है चौथा पद, हम उसको A4 लिखेंगे। इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे पद। यदि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका हम 21वां पद ज्ञात करो, तो हम 21वें पद को A21, लेकिन 21वें पद का सूत्र हो जाएगा जो मैंने अभी बताया था, A प्लस 21 में से एक गया तो 20 और D से हम गुणा कर देंगे। अब देखो A क्या हुआ, इस AP का जो प्रथम पद है 4, तो यही है A का मान 4। उसी प्रकार प्लस लगा है तो प्लस, 20 लगा है तो 20, यहाँ पर गुणा लगेगा। D क्या होता है, सर्वांतर होता है, यानी जो इस AP का जो सर्वांतर है इनके सभी पदों का अंतर 4 है, यानी D की जगह आ जाएगा 4। अब देखो ये 4 लिखा है तो 4 और 20 चौके होता है 80, 80 और 4 हो जाएगा 84, यानी कि इस AP का 21वां पद जो होगा वो होगा 84 होगा। तो इस प्रकार से हमें निकालने को वहाँ दिया जाता है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो देखिए एक AP और में लिया 5, 10, 15, 20 और ये आगे बढ़ती जाएगी। इसमें हमको अगर बोल दिया जाए कि 51वां पद ज्ञात करो, तो हम लिखेंगे A51। अब A51 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 51 में से एक गया 50 D। अब देखो A, अब इसमें जो प्रथम पद है वही रहेगा A का मान, यानी कि 5 रहेगा, प्लस लगा है तो प्लस, ये 50 और D का मान क्या हो जाएगा हमारा, इन सभी का अंतर जो है 5, 5 का अंतर है, तो D का मान हो गया 5। उसी प्रकार 5 प्लस हम 50 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 250 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 255, यानी कि 5, 10, 15, 20 जो ये AP है इसका अगर 51वां पद की बात करें तो 255 आएगा। तो इस प्रकार से हम ये सभी पद ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए मान लो कि हमको एक AP दी है, देखो हमको एक AP दी है 10, 7, 4। अब देखो जो ये AP है अब ये घट रही है, अभी जो हमने AP कर रहे थे वो बढ़ रही थी, तो इसका जो पहला पद हो जाएगा A बराबर हो जाएगा अपना 10, D बराबर जो D का मान रहेगा, हमें हमेशा D के मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि दूसरे पद में हमें पहला पद माइनस करना है। जैसे कि यहाँ अगर हम 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आया था D का मान, उसी प्रकार यहाँ 8 में से 4 घटाए तो D का मान 4 आ गया। यानी कुल मिला के चाहे आप 10 में 5 घटाओ, 15 में 10 घटाओ, 20 में 15 घटाओ। अब ऐसा नहीं कि हम 20 से 5 घटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल साइड वाले को घटाना है। उसी प्रकार हम क्या करें कि हम 7 में से 10 घटा देते हैं, तो D, इसके लिए आप एक फार्मूला ध्यान रख लेना कि A2 माइनस A1। अब ज़रूरी नहीं है कि हम A2 में A1 ही घटाएं, हम A3 में A2 भी घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सिंपल सा हो जाता है। तो A2 हो जाएगा अपना 7 माइनस A1 हो जाएगा 10। अब 10 में से अगर 7 माइनस जाएगा तो हो जाएगा 3, और बड़ी संख्या के आगे माइनस तो माइनस का 3, यानी कि यहाँ पर जो अपना सर्वांतर निकला D वो माइनस में आ गया। अगर हमसे बोल दिया जाए कि इसका 21वां पद ज्ञात करो,
तो A21 बराबर, अब इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस 20D। तब देखो A का मान क्या हो जाएगा हमारा 10, ये है। उसी प्रकार प्लस 20 गुणे D का मान क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3। तब देखो ये 10 प्लस माइनस का माइनस, 20 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 60, और 60 में हम 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 50, यानी कि इस AP का 21वां पद माइनस का 50 होगा। तो ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं और इससे संबंधित सूत्र। अब अगले वीडियो से हम अध्याय 5 को अच्छी तरह से हल करेंगे। आप लोग चाहो तो वीडियो दोबारा देख के इसका रिवीजन कर सकते हैं।